मैं दानिश अली हूँ और आप आवाज आवाज देख रहे हैं। एक ताज़ा सर्वे में सामने आया कि वादी कश्मीर में डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग ऐसी बीमारियों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो कश्मीर के नौजवान नस्ल है ये डिप्रेशन में पाए जा रहे हैं। हम डिप्रेशन किस चीज़ को कहेंगे? सोशल मीडिया या इंस्टीट्यूशंस में आपने डिप्रेशन नाम सुना होगा, लेकिन डिप्रेशन किस चीज़ को कहते हैं? आज हम जासीदा से मिलने आए हैं। जासीदा ने मुल्क के एक सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन में साइकोलॉजी की डिग्री हासिल की है और इस वक्त वादी कश्मीर के लोगों को वो अपनी खिदमत दे रहे हैं। जासीदा से ही हम डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। नौजवान लड़के जासीदा कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं और हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आज इनके पास जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जासीदा जी। वालेकुम सलाम। दानिश साहब कैसे हैं आप? फाइन मैम, आप ठीक है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अंदर आइए। थैंक यू। ये प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। कैसे हैं आप? आई एम डूइंग वेरी वेल। आप कैसे हैं? फाइन मैम, फाइन। तो यहाँ इतने हर दिन हम देख रहे थे डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। हमने सोचा कि जासीदा जी से मिल के आते हैं। लवली, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। इब्तिदा में जिस तरह से हमने पहले ही बताया था आपको, जासीदा ने मुल्क के जो एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है जामिया मिलिया, वहाँ से मास्टर्स किया साइकोलॉजी में। इनकी लाइफ के हवाले से हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जासीदा, जामिया मिलिया से आपने मास्टर्स साइकोलॉजी में किया है, तो पहले हम आपके तालीमी सफ़र के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में जामिया मिलिया इस्लामिया से। उसके बाद कुछ टाइम मैंने काम किया और उसके बाद आई डिड अ स्पेशलाइजेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में, न्यू दिल्ली। दैट्स द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन द कंट्री। वहाँ से मैंने चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकोलॉजी में काउंसलिंग और गाइडेंस में स्पेशलाइजेशन की एंड आई हैव अ लाइसेंस फ्रॉम देयर। वहाँ से मेरा लाइसेंस आया। तो एक ताज़ा सर्वे में सामने आया है, जब हम कश्मीर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, डिप्रेशन ओवर थिंकिंग, इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है रोज़मर्रा ज़िंदगी में। वजह क्या है? डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन पर से अगर हम बात करें तो डिप्रेशन इज कॉल्ड द कॉमन कोल्ड ऑफ मेंटल इलनेस। कि जैसे जुकाम हो जाता है, हर एक इंसान को होता रहता है, वैसे ही डिप्रेशन भी है। डिप्रेशन में प्राइमरीली आपका मूड लो रहता है, काम करने का मन नहीं करता है, होपलेसनेस हो जाती है, बहुत नाउमीदी छा जाती है, वर्थलेसनेस लगती है और किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता। आप जो चीज़ें आपको पसंद भी थी उनमें भी करने में कोई मज़ा नहीं। अब डिप्रेशन का सेहत पे असर पड़ता है? नहीं, डिप्रेशन का सेहत पे काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि जब आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं एक जगह ही, तो आपका फिजिकल मूवमेंट करने का मन नहीं करेगा, नहाने धोने का मन नहीं करेगा। ऐसा भी हो जाता है कि कोई टूथपेस्ट नहीं कर रहा है सुबह, कोई मुंह नहीं धो रहा है, बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता है, तो वो सब फिजिकल हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट करता है। लेकिन जब हम ट्विटर या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लोगों का मानना है कि कश्मीर में जो ऐसे डिप्रेशन के मरीज़ हैं या डिप्रेशन में इसलिए इजाफा देखने को मिल रहा है, बेरोजगारी। कनेक्शन है कुछ बेरोजगारी का इसके साथ या नहीं? काफ़ी ज़्यादा। एक्चुअली जब हम स्टडीज़ भी देखते हैं, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर है, कि जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है वहाँ मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी बढ़ते हैं। और जितना मेंटल हेल्थ इश्यूज के में ग्रोथ होती है उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो ये डाउनवर्ड स्पाइरल है। अगर इस स्पाइरल को हम तोड़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके मेंटल हेल्थ के इश्यूज कम हो जाएंगे, और अगर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज इंप्रूव करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट्स बेटर हो जाएंगी। सो इट्स वन फीडिंग द अदर एंड दैट्स वेरी ट्रू, इट डज हैपन। हर एक इंसान को साइकोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन जरूरी है या नहीं? मुझे पर्सनली लगता है कि हर एक इंसान को लाइफ में कभी ना कभी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत जरूर पड़ती है। यहाँ जब किसी को बताया जाता है कि काउंसलिंग करवाओ किसी साइकोलॉजिस्ट से, तो एक आम इंसान तो उसके जहन में आता है कि बुछुस ने पागल की है, बिसा पागल में साइकोलॉजिस्ट। तो इस हवाले से बता दीजिए। साइकोलॉजिस्ट सिर्फ उस इंसान को देखने की जरूरत नहीं है उस पागल है। पागल छो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन वेरी ह्यूज।
मगर काउंसलिंग की जरूरत हर इंसान को कभी ना कभी इसलिए पड़ती है क्योंकि हर चीज कभी ना कभी किसी न किसी को परेशान जरूर करती है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक पिक्चर में है, एक फोटो फ्रेम है, और फोटो फ्रेम में हम भी है, हमारे साथ कोई और भी है। उस फोटो फ्रेम को हम अंदर से नहीं देख सकते, उसके लिए जरूरी है कि बाहर से कोई उसको देखे जिसको वो पूरी पिक्चर नजर आएगी, और वो आपका काउंसलर आपके लिए करता है। हम अपने लिए ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकते। तो थेरेपिस्ट का ये मतलब नहीं है कि आप पागल हैं इसलिए आप जा रहे हैं। लाइफ की छोटी छोटी परेशानियों के लिए इंसान कभी दूसरे बंदे की सलाह मशवरा तो करता है ना, तो वही वो थेरेपिस्ट के साथ भी करता है। अब कश्मीर की हम बात करेंगे, और आप बड़े इंस्टीट्यूशन से यहाँ कश्मीर में अपनी खिदमत देने आए हैं। कश्मीर में लड़कों या लड़कियों में ऐसे डिप्रेशन के मरीज ज्यादा लड़के हैं या लड़कियां? डिप्रेशन के मरीज जनरली लड़कियां होती हैं, लेकिन लड़के भी हैं। अब लड़कों में एक चीज ये हो जाता है कि वो बोलते नहीं हैं। लड़कों को हम सिखाते हैं कि लड़के छावादान क्या चुकोर हिनपट है है ना, क्या वनान इच्छा लड़के चुक इच्छा करा, तो वो फिर बेचारा सहम जाता है अपने ही अंदर। उसको टेंशन हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, वो किसी को बोलेगा नहीं, और बाहर वो किसी और लड़के को बोलेगा तो वो हंस देगा उस पर कि क्या एंजाइटी है तुमको, क्या डिप्रेशन है तुमको। सो औरतों में नेचुरली वो शेयर करने का ये होता है टेंडेंसी, लड़कों में नहीं होती है। अदरवाइज प्रॉब्लम दोनों में होती है। आदमी में हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं क्योंकि इमोशन सारा दबा के रखा होता है उन्होंने, तो शिकार तो दोनों ही होते हैं। तो अब हम कश्मीर की बार बार बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे नौजवान हैं, स्कूल्स और कॉलेज में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इनमें एक और बीमारी, वो प्यार की बीमारी, और आखिरकार वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? अब प्यार की पर से बीमारी तो खैर मैं नहीं कहूंगी, जब आखिर पर वो ब्रेकअप हो जाता है तो फिर वही लड़के हम देख रहे हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, exactly. नशा करते हैं, मंशियात में हम उनको पाते हैं, तो उनके लिए क्या? उसमें देखिए, अब सबसे पहली चीज ये है कि जिस इंसान के पास आप इतनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो हमारे नौजवान लड़के समझते नहीं हैं कि क्या वो इंसान वर्थ इट है उतनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट के। आप उनमें इतना इन्वेस्टेड हो जाते हैं, उनको उसकी कदर नहीं होती है, और इवेंचुअली आप खुद सफर करते हैं। उसके लिए मुझे प्राइमरीली मैं यही बोलूंगी किसी को कि अगर आप, नो वंडर आपकी एज है, आप रिलेशनशिप्स रख सकते हैं और वो नॉर्मल है थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन डिप्रेशन फिर उस हालत में होना कि जब ब्रेकअप हो जाए, मतलब आप ज्यादा ही अटैच्ड हैं आपने, और जिंदगी के बाकी चीजों को बैलेंस में रखा ही नहीं है कि वो एक टाइम टेबल से निकल गई तो आपकी जिंदगी का टेबल ही नीचे आ जाता है। सो लाइफ में काफी और चीजें भी हैं जिनमें इन्वेस्ट कीजिए। रिलेशनशिप अकेली चीज नहीं है जिसमें इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए, और इस चीज के शिकार वही हो जाते हैं जो ऐसा करते हैं। सोशल मीडिया का एक इंसान की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, और ख़ास तौर पर कश्मीर में जब हम सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं, हर दोस्त से अलग अलग गारत में वीडियो, लड़ाई के साथ डोमेस्टिक वायलेंस, वो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। इंसान की सेहत पर असर पड़ता है, वैसे डिप्रेशन होता है। बिल्कुल, उससे सिर्फ डिप्रेशन नहीं हो सकता है, उससे काफी फिर बहुत सारे लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब कुछ टाइम पहले, मैं आपको बताऊंगी, कुछ टाइम पहले जब गजा में वो इंसिडेंट्स हो रहे थे, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते थे और उनका प्रेसिपिटेशन हो जाता था क्योंकि वो वीडियोस देखते रहते थे, तो फिर देन दे वुड फील अपसेट अबाउट इट। सो सोशल मीडिया आप दिमाग के लिए ऐसा समझ लीजिए, ये डाइट जैसा है, आप जो उसको फीड करेंगे अंदर वही हो जाएगा। अब सोशल मीडिया में बहुत कचरा भी होता है, व्हेन यू डू दैट टू योर ब्रेन, वो इनएविटेबली इट विल गिव यू रिजल्ट्स दैट यू वुड नॉट वांट। जंक देखना वो प्रॉब्लम करता है। सोशल मीडिया में कंपैरिजन के थ्रू भी एंजाइटीज क्रिएट हो जाती हैं। सोशल मीडिया में एडिक्शन अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो सोशल मीडिया के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान भी बहुत हैं जो मेंटली इंसान को काफी इट कैन डिस्टर्ब देम। तो इसी सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी में आपने मास्टर्स किया है, तो आपका ज़्यादा तजुर्बा इसी फील्ड में है। कश्मीर में किस एज ग्रुप तक ज़्यादातर नौजवान या बुजुर्ग डिप्रेशन में पाए जा रहे हैं? डिप्रेशन की ऐसी कोई पर से एज नहीं, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, बच्चों को भी, मिडिल एजेस में या लेट एजेस में भी, लेकिन उनकी वजूहात अलग अलग होती है। जो चीज एक छोटे बच्चे को परेशान करेगी वो एक अडोलेसेंट को नहीं करेगी, जो अडोलेसेंट को करेगी वो एक ग्रोन अप को नहीं करेगी, और जो ग्रोन अप को करेगी वो एक बूढ़े आदमी को नहीं करेगी।
तो हर एक का अपना अपना एक लाइफ का स्टेज होता है जिसके थ्रू हो जाता है, और उस हिसाब से उनमें मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो डिप्रेशन बड़ी बीमारी है या लाइटली ले सकते हैं? यहाँ कश्मीर में जब हम देखते हैं कि जब किसी घर में कोई ऐसा मरीज होता है डिप्रेशन का, तो हम ज्यादातर इग्नोर ही करते हैं। मैंने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ केस ऐसे है कि हम इग्नोर करते हैं और फिर वक्त ऐसा आ जाता है कि वही लड़का सुसाइड करता है, खुदकुशी करता है। तो इसलिए मैं आपसे जानना कुछ डिप्रेशन हल्के में लेने की चीज बिल्कुल भी नहीं। मतलब जब फॉर एग्जाम्पल somebody is going through it, वो घर पे बोलेगा तो घर पे उसको अगर सीरियसली नहीं लेंगे, वो चीज बढ़ती जाती है। अगर उस चीज की ट्रीटमेंट नहीं हो जाती है, उसका ये मतलब नहीं है कि ये खुद ठीक हो जाएगा, वल पानेंगे ठीक हुए, वो नहीं होता है। इट गेट्स वर्स। आज उसको डिप्रेशन है, कल उसको एंग्जाइटी भी हो जाएगी, एंग्जाइटी हो जाएगी, कल उसको फिर ओसीडी भी हो जाएगा। तो पोटेंशियलिटीज इसमें काफी है वो बढ़ने की। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट 14 डेज का ऐप टाइम है। 14 डेज में आप देख रहे हैं सिम्टम्स, तो आपको तुरंत उठ के साइकोलॉजिस्ट के पास दिखा देना चाहिए, वरना आपको कल फिर फिजिकल हेल्थ के भी इश्यूज संभालने पड़ेंगे जो डिप्रेशन से शुरू हो गए होंगे। व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट टू योरसेल्फ और समबडी इन योर फैमिली? अब इस सब में फैमिली क्या किरदार अदा कर सकता है, और स्पेशली ये बच्चा स्कूल में ज्यादा वक्त गुजारता है, और टीचर्स पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, फैमिली और टीचर्स? फैमिली सबसे पहले तो प्राइमरी प्लेस इंसान की फैमिली होती है। अगर घर में तनाव है या मलिस माजू पान पनाज या कोई चीज, सुबह से गॉडनेस फोकस करूं मोल मोज कि वो सॉर्ट आउट करे वो चीज, क्योंकि उसका बच्चे पे बहुत असर पड़ता है। और जो फिर आप लेटर ऑन देखते हैं बच्चे ड्रग एडिक्ट्स हो गए हैं, उसमें जितने केसेस मैंने पर्सनली देखे हैं उसमें 90% वो थे जिनके घर में पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट था। तो सबसे पहले आप अपनी रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ सुधारिए, वो बहुत मेहरबानी होगी आपकी अपने बच्चे पे और इस माशरे पे। दूसरी चीज, टीचर्स स्कूल में नोटिस करते हैं कि जब उनके पास एक बंच ऑफ स्टूडेंट्स को वो देखते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो अगर उनमें कोई चेंज नजर आती है, टीचर्स वो स्पॉट कर पाते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस इंसान को एज अ चाइल्ड स्कूल में ही करनी होती है। किसी की जब परफॉर्मेंस एक्सट्रीमली डिप हो जाए या उनके बिहेवियर्स विथ पेयर्स जो हैं वो चेंज हो जाए, टुवर्ड्स टीचर्स चेंज हो जाए, वो चीज नोटिस करना, स्कूल अथॉरिटीज के नोटिस में लाना या फिर पेरेंट्स के नोटिस में लाना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और टीचिंग भी वैसी होनी चाहिए जहाँ पे इंसान बच्चा रिसेप्टिव फील करे, ना कि पुश्ड आउट। तो टीचिंग बट विद द हार्ट, कनेक्टिंग विद द चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर पर कोई ऐसा केस जो आपके जहन में होगा जिससे हमारे व्यूअर्स सबक हासिल कर सके? अब तक आपने कई लोगों की काउंसलिंग की होगी, कोई एक ऐसा केस युस ज्यादा इंसान दिमाग में याद रोज जिससे हमारे व्यूअर्स सबक हासिल कर सकते हैं? मेरे पास एक क्लाइंट आई और उनकी मदर इन लॉ रिसेंटली मूव इन कर गई थी। मतलब जब मैं सोचती हूँ कि क्या थेरेपी कभी किसी को चेंज कर सकती है, अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि साइकोथेरेपी से कुछ होता है, काउंसलिंग से क्या गसान दिखे। और जब वो पहले दिन मेरे पास आई, उसने मुझे कहा कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत परेशान किया है, एंड शी मेंट इट। हमारे कुछ सेशंस हुए, 6-8 सेशंस हुए, मुझे लगता है 8 हफ्ते तक चले। 8 हफ्ते के बाद आप यकीन नहीं करेंगे, शी टोल्ड मी दैट माय मदर इन लॉ इज नाउ माय बेस्ट फ्रेंड। वो हर जगह उनको लेके जाती थी, उनकी मदर इन लॉ बहुत उनके साथ प्यार से बात करती थी, वो खुद उनके साथ इतना बढ़िया कनेक्शन बना पाई। तो वो एक चीज ने उस लड़की की लाइफ बदल दी। तो वैसी ही चीजें होती हैं बच्चों के साथ, एडल्ट्स के साथ, ओल्ड पीपल के साथ, लाइफ्स बदलती हैं। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी कि आपको उठ के साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना है। लेकिन साइकोथेरेपी में ये भी चीज है कि आप ये दिमाग में रखें कि हम सिर्फ बातों से ठीक नहीं होते हैं, हमें वो सब करना भी होता है जो आपको साइकोलॉजिस्ट बोले। और अगर आप वो करेंगे 200% you'll live a better life and you deserve that। जासिदा जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मजहब का क्या रोल है डिप्रेशन के हवाले से मेंटल हेल्थ में? क्योंकि जब हम बात करते कश्मीर की, कश्मीर को पिरवर कहा जाता है। आज से 10-15 साल पहले हमारे बच्चे दरसगाहों का रुख करते थे, जो हमारे इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ पे जाते थे, और ऐसी बीमारियाँ बहुत कम वादी कश्मीर में देखने को मिलती थी, डिप्रेशन या जिस तरह से आज सुसाइड बाकी चीज़ें हैं। तो
रिलीजन, तालीम एक इंसान पे क्या असर डालता है? रिलीजन का देखिए दोनों तरीके से असर पड़ सकता है, एक अच्छी तरीके से भी और एक बुरी तरीके से। अब अच्छी तरीके से ऐसे है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस्लाम की बात करें, जो हमारी स्टेट में कश्मीर में पर्टिकुलरली एक मेजॉरिटी रिलीजन है, आपको उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल कि आपको नमाज पढ़नी है और टाइमली पढ़नी है, ठीक है। अगर आप ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये क्लियर कट बिहेवियरल थेरेपी है कि आपका मन कुछ नहीं कर रहा है लेकिन आपको पढ़नी है, तो आप बिहेवियरल एक्टिवेशन कर रहे हैं। बिहेवियरल एक्टिवेशन खुद डिप्रेशन का इलाज है। ओके, ठीक है। नंबर 2, अगर आप फॉर एग्जांपल यू गो आउट, किसी को डिप्रेशन है, उसको मस्जिद में जाना है, तो मस्जिद में यू मीट पीपल, ठीक है। दैट मीटिंग पीपल इज ऑल्सो सोशलाइजेशन विच ऑल्सो इन इटसेल्फ इज अ ट्रीटमेंट टू डिप्रेशन। तो वो सब ऐसी ऐसी चीजें हमारे मजहब में हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को काफी हेल्प कर सकती हैं फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बट वहीं पे एक और चीज हो जाती है मजहब में कि आपको सपोज डिप्रेशन है या एंजाइटी है, आप उठ के किसी पीर साहब के पास चले जाते हैं रादर देन कि आप इलाज करें। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ना जाएं, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होना जरूरी है। वो बाईपासिंग नहीं चलती है, ये भी बाईपासिंग होती है, स्पिरिचुअल बाईपासिंग के ठीक है मैं तो ठीक हूँ, ये अल्लाह ताला का करना था, ये आप मुंह से तो बोलते हैं लेकिन अंदर आपके होता नहीं है। वो अंदर उतारने के लिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो रिलीजन एंड मेंटल हेल्थ, और ये साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंसान ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि उसके घर वाले को डिप्रेशन है या उसको एंजाइटी है या उसको और कोई प्रॉब्लम है। हम इंस्टेड ये कहते हैं कि वो इजीली होता है मानना कि नजर गमुच खोज सुन, क्योंकि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आप उसको रिलीजन का, स्पिरिचुअलिटी का रंग देके उसको कुछ और ही बनाते हैं और आपका पेशेंट कभी ठीक नहीं होता है। सो रिलीजन कैन बी यूज्ड बोथ वेज। इफ इट्स यूज्ड करेक्टली इट कैन रियली हेल्प, बट इफ इट्स यूज्ड डेट्रीमेंटली इट कैन रियली मेक द सिचुएशन वर्स। आपकी हॉबीज किताबें पढ़ना है, किताबें लिखना है, तो किताबें लिखी आपने, उनके हवाले से बता दें। मैंने ऑलरेडी आई हैव रिटन 2 नॉवेल्स जिनका बैकड्रॉप भी मेंटल हेल्थ पे है, और अब इंसिडेंटली आपके सवाल के हिसाब से कि मैं एक और किताब पे काम कर रही हूँ vis-a-vis रिलीजन एंड मेंटल हेल्थ। उसमें स्पेसिफिकली मैं ये टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ, ना कि सिर्फ इस्लाम के रिगार्डिंग बट सारे एब्रामिक रिलीजन्स और नॉन एब्रामिक रिलीजन्स जितने हमारे मेजॉरिटी कंट्री में हैं उनके vis-a-vis मेंटल हेल्थ का कैसा। छोटी सी समरी इस किताब की बता सकते हैं? हाँ, उसमें सिर्फ बेसिकली ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया इस्लाम मेंटल हेल्थ को कैसे देखता है, हिंदुइज्म कैसे देखता है, सिखिज्म कैसे देखता है, और कैसे उनमें ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि मेंटल हेल्थ को एनहांस कर सकती हैं और वैसी भी प्रैक्टिसेस जो मेंटल हेल्थ को डाउनग्रेड कर सकती हैं। बेसिकली इट्स जस्ट हाउ सोशली इन सोशियोलॉजिकल सेंस हाउ इट प्लेज आउट। जासिंदा, आप जैसे लोग जो वादी कश्मीर में काम कर रहे हैं, आप लोग अप्रिसिएशन के हकदार हैं, तो आपको मुबारक है जिस तरह की खिदमत आप लोगों को यहाँ पे दे रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन, शुक्रिया आवाज़ के साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।